नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो मेंटेनेंस के केस के ऊपर है, जहां पर कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हमारे ऊपर धारा 125 के तहत मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाए और डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाए, तो क्या हमें दोनों में मेंटेनेंस देना पड़ेगा? और इसको लेकर कुछ रूलिंग्स भी आई हैं जिस पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें कि आपकी पत्नी जो है धारा 125 का केस लगाती है भरण पोषण के लिए, और डोमेस्टिक वायलेंस का केस जनरली जो उसका डोमेस्टिक वायलेंस का जो मोटिव है वो ये है कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा कारित हुई है तो वो महिला जो है डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज कराएगी। लेकिन जो प्रैक्टिकली बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा जो महिलाएं दर्ज करवाती हैं वो भी पति को परेशान करने के लिए और भरण पोषण पाने के लिए दर्ज करवाती हैं। हमने हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस पर कई क्लियर कट वीडियो बनाए हैं और उसमें हमने कहा है कि उसमें आरटीआई का प्रयोग करें आप लोग, साथ में डीआईआर रिपोर्ट को चैलेंज करें। उसके अलावा 60 दिन के भीतर उस केस को ख़त्म कराने की एप्लीकेशन जो है जज को दें। जज को वो स्वीकार करनी पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकता क्योंकि कानून है इसको लेकर। और ट्रायल चला के साबित करने की कोशिश करें कि घरेलू हिंसा नहीं हुई है। तो अगर इस तरीके से शुरुआत से केस चलाते हैं तो वो केस तो आप जीत जाएंगे और जल्दी जीत जाएंगे, और उसमें जो है भरण पोषण भी पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर हमारा केस चल रहा है, कई लोग ऐसे जिनके केस 2-3 सालों से चल रहे हैं, तो उसमें अब ये सभी प्रोसेस तो फॉलो नहीं की जा सकती हैं। तो उसमें अब क्या किया जा सकता है? उदाहरण के लिए किसी का केस 3 साल से चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, और उसको भरण पोषण देना पड़ रहा है डोमेस्टिक वायलेंस में भी, 125 में भी, और चाहे फिर कोई नया मामला ही क्यों ना हो, क्योंकि हम राय दे सकते हैं लेकिन उसको लागू तो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो अगर मालूम पड़ता है कि 125 में ही मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है और घरेलू हिंसा में भी हो गया है, अब क्या करें? तो सीधी सी बात यह है दोस्तों कि पहले किसी एक में ऑर्डर हुआ होगा, या तो पहले डोमेस्टिक वायलेंस में ऑर्डर हुआ होगा या 125 में ऑर्डर हुआ होगा। तो अगर महिला का मान लीजिए कि पहले 125 में ऑर्डर हुआ है, तो फिर वो उसकी ड्यूटी बन जाती है महिला की कि वो जब डोमेस्टिक में भरण पोषण मांग रही है तो इस बात का जिक्र वो करे कि मुझे 125 में मिल रहा है, और वो जिक्र उसको करना पड़ेगा। कारण ये है कि रजनीश वर्सेस नेहा वाला जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को एफिडेविट कोर्ट में पेश करना पड़ता है कि वो कितना उनकी अर्निंग है, और उसके अलावा उनका क्या रहन सहन वगैरह है, कहाँ से कितने अर्निंग सोर्सेस से क्या सैलरी वगैरह वो पाते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि महिला है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है, मान लीजिए 10,000 का ऑर्डर हुआ है। अब उसको मेंटेनेंस मिलना है 125 में, तो उसको 125 में जो एफिडेविट लगाया है उसने, उसमें उस चीज़ को शो करना पड़ेगा कि मुझे घरेलू हिंसा मुकदमे में मुझे अभी 10,000 का भरण पोषण मिल रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ये भी कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात, वो करे या ना करे, आप जरूर कोर्ट को बता दें कि इसको जो है मैं 10,000 का भरण पोषण घरेलू हिंसा में दे रहा हूँ। तो इससे जज के माइंड में ये बात फिट हो जाएगी कि महिला पहले से ही भरण पोषण ले रही है। अब ये होगा कि अगर मान लीजिए 125 में डिसाइड नहीं हुआ है, तो जज जो है 125 में मान लीजिए 3,000 या 4,000 का डिसाइड कर देता है, तो इसमें आप जो एप्लीकेशन लगा सकते हैं वो ये कि इसको जो भरण पोषण वहाँ से मिल रहा है और जो यहाँ पर मिलने, जो यहाँ पर आप जो आपने देने का जो ऑर्डर किया है, इस राशि को उसमें समायोजित किया जाए। समायोजित का मतलब होता है दोस्तों कि अगर 10,000 का भरण पोषण हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस केस में, और 3,000 का भरण पोषण हुआ है फैमिली कोर्ट से 125 में, तो उसमें यह होगा कि समायोजन का मतलब ये हो जाएगा कि उसको भरण पोषण 10,000 ही मिलेगा, जिसमें से कि 7,000 जो है डोमेस्टिक वायलेंस का माना जाएगा और 3,000 जो है 125 का माना जाएगा। तो इसमें आप एक्स्ट्रा मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। आपको इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या फिर जब जब कभी भी मेंटेनेंस केस में आर्गुमेंट हो, आपको उसमें ये बताना पड़ेगा जज साहब को। तो जज साहब इस पर ध्यान देंगे, वो उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से वो
10,000 ले, यहाँ से वो 3,000 एक्स्ट्रा ले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पति की इनकम सोर्स लिमिटेड है। पत्नी 10 जगह से भरण पोषण मांगेगी तो उसको 10 जगह से भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ जज साहब को बतानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बताते हैं तो ये हो सकता है कि आपको दोनों जगह से भरण पोषण देना पड़े। दूसरी बात ये कि जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, और जहाँ पर 125 के मामले चलते हैं या तलाक के मामले चलते हैं ये सब सेशन कोर्ट होती हैं, सत्र न्यायालय। तो सेशन कोर्ट जो होती है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ी होती है। तो इन चीज़ों में जो जजमेंट होगा वो सेशन कोर्ट ही करेगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं करेगी। ये इसमें सेशन कोर्ट ही जजमेंट करेगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन कोर्ट को ऑर्डर नहीं कर सकती, मगर सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट को ऑर्डर कर सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया ये क्लियर हुआ होगा। दोनों जगह से भरण पोषण नहीं मिलेगा नॉर्मली, लेकिन कानून की भाषा में कहें तो मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, एक जगह से 5,000 हुआ, एक जगह से 10,000 हुआ, तो उसको 10,000 मिलेगा, 5,000 यहाँ से 5,000 यहाँ से, ऐसा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको 10,000 का हुआ है, इधर से 5,000 का हुआ है तो उसको 15,000 का देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों जगह से नहीं मिलेगा और मिलेगा भी, ठीक है। नहीं मिलेगा मतलब कि सीधी सी बात है कि एक मेंटेनेंस जो है उसका उसी में समायोजित हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा वो। तो अगर आप लोग कहीं ऐसा है, कोई ऐसा मामला है जहाँ पर कि आप जो हैं डबल मेंटेनेंस दे रहे हैं, या आपका वकील आपको गाइड नहीं कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपको चला रहा है, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और एप्लीकेशन लगाने के बाद भी अगर आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें, आपको रिलीफ पक्का मिलेगा, उसमें 101% मिलना ही है रिलीफ उसमें। क्योंकि हाई कोर्ट भी इस चीज़ को समझता है कि एक व्यक्ति जो है वो उसकी लिमिटेड इनकम है, उस पर अपन दुनिया भर के भरण पोषण के आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा दोस्तों ख्याल रखें। उसके अलावा अगर जो हमने पहले कई वीडियो में बताया है घरेलू हिंसा का मुकदमा कैसे लड़ें, अगर अभी कोई मुकदमा आप पे लगा हुआ है तो मेरा यही सुझाव है उसमें कि जो हमने प्रोसेस बताई उस तरीके से लड़ें। और हमने साफ साफ कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का मुकदमा दर्ज होता है तो उसको सीधे लड़ना शुरू ना करें, उसमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसे स्टेज जो हमने बताए थे उसको फॉलो करें, चैलेंज कर दें पूरे मुकदमे को, उसमें जो रिपोर्ट लगी है उसको। क्योंकि जब तक उसको चैलेंज नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा, लोग सीधे मुकदमा लड़ना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि फिर जज साहब को भी एक मौका मिल जाता है उस मामले को लंबा खींचने का, तो ये गलती ना करें। और जो फैमिली कोर्ट के मैटर हैं वो फैमिली कोर्ट में ही चलते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में 2 ही मुकदमे हैं जो थोड़े खतरनाक होते हैं, बाकी मुकदमे में कोई दम नहीं होता है। 498 में कोई दम वाली बात नहीं है, दर्ज हो जाता है, थोड़ी दिक्कत होती है मगर उसमें गिरफ्तारी वगैरह कुछ है ही नहीं। इसमें जो 125 का मुकदमा है और जो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा है ये तकलीफदायक हैं। शुरुआत के साल 2 साल तो यूँ निकल जाते हैं, लेकिन जब उसमें बाद में मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है इंटरिम का, तो हमको डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस तारीख को हमारी वाइफ ने केस लगाया था उस तारीख से हमको भरण पोषण उसको देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा हावी हो जाता है हमारे ऊपर। और मेंटेनेंस केस में हमेशा ध्यान रखें, शुरुआत में ही जितने भी एविडेंस आप दे सकते हैं वो सब लगा दें, किसी तरह का लेट लतीफ़ी ये सब आप ना करें। जो कुछ भी एविडेंस आप दे सकते हैं वो सब शुरुआत में ही लगा दें ताकि आपका केस मजबूत रहे। ऐसा ना हो कि ऑर्डर हो चुका है इंटरिम का, फिर आपको कोई एविडेंस याद आ रहा है, ये गलती ना करें। ये गलतियां ही करने के कारण कई बार क्या होता है कि पति कमाता तो कम है लेकिन उस पर मेंटेन ज़्यादा ऑर्डर हो जाता है, तो वो इन्हीं गलतियों का परिणाम होता है। अभी हमारे पास मतलब अलग अलग जगह से कॉल आते रहते हैं, तो लोग कई बार व्हाट्सएप पर भी हमें बताते रहते हैं कि सर ऐसा ऐसा है। तो अभी हमारे पास एक शख्स का मतलब बात हो रही थी, तो वो शायद महाराष्ट्र से हैं मेरे ख्याल से। तो उन्होंने बताया कि उनका जो वकील है उसने वो उनके केस में अपीयर ही नहीं हुआ, और क्रिमिनल केस था 498 ये था शायद।
तो परिणाम ये हुआ कि उनका वारंट निकल गया। तो आपका वकील अपीयर नहीं हुआ और आपका जो है वारंट निकल गया। तो क्रिमिनल केस में अक्सर ऐसा होता है, मतलब वकील जानबूझ के अपीयर नहीं होते हैं ताकि आपका वारंट निकले। वारंट निकलने के बाद आपकी गिरफ्तारी तो नहीं होती है क्योंकि बेलेबल वारंट निकलता है, मगर आपको बेल करवानी पड़ती है। इसमें आपका खर्चा हो जाता है 5-10 हज़ार तो हो ही जाता है और वकील साहब को कमाने का मौका मिल जाता है। तो ये जो शख्स हैं जो हमसे बात कर रहे थे, इनका यही कहना है कि सर हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस तरह के वकील हमको मिल जाते हैं। वकील से मैंने बात करी थी, वकील ने कहा था कि मैं संभाल लूँगा, फिर वकील खुद ही अपीयर नहीं हुआ, जानबूझ के ऐसा उसने किया। और अब जो वकील है वो समझौते की बात कर रहा है कि तुम जो है कंप्रोमाइज़ कर लो। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो जितना मुझे पता है हमारे यहाँ तो ये नियम है, वैसे पूरे इंडिया में होगा मेरे ख्याल से ये नियम कि अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको मुफ्त का वकील मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपकी उसमें इनकम वगैरह नहीं पूछी जाती है। और अगर OBC या जनरल में आते हैं तो उसमें ये नियम है कि एक उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करके रखा हुआ है। अब हर स्टेट में अलग अलग होगा। जैसे हमारे MP में 2 लाख का क्राइटेरिया, 2 या 2.5 लाख का क्राइटेरिया है कि अगर इतना या इससे कम आप कमाते हैं तो आपको जो है फ्री का वकील मिलेगा, ज़्यादा कमाते हैं तो नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट में भी ये क्राइटेरिया 2.5 लाख का है, सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख का है। लेकिन SC ST में सभी के लिए है, उसमें क्राइटेरिया की जगह ही नहीं है। तो अगर आप SC ST में आते हैं तो जिनका हमसे बातचीत हो रही थी तो वो SC कैटेगरी में आते हैं, तो हमने उनको यही राय दी कि आप तो एक काम करें, आप फ्री का वकील कर लें और उसको आप अपने तरीके से गाइड करते रहें तो वाकई वो सब काम कर देगा। और बीच बीच में थोड़ा बहुत अमाउंट उसको छोटा मोटा देते रहें तो वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि जनरली उसको सरकार से थोड़ा पैसा मिल जाता है क्योंकि वो आपका केस लड़ रहा है, वो लीगल एड से होता है। थोड़ा आप दे देते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। तो इससे आपका जो ये प्रॉब्लम है वकील मिल जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगी। और आप जो प्राइवेट वकील करके फीस दे रहे हैं, मोटा पैसा दे रहे हैं, आपका वो पैसा बच जाएगा। तो जो ये फ्री का वकील होता है, हालांकि हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा, लीगल एड डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण। ये हर कोर्ट के अंदर होता है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिला कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है। वहाँ जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है, तो आपको फ्री का वकील वहाँ से मुहैया कराया जाता है। तो अगर आप ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते वकील, और आपको डाउट है कि आपने जो वकील किया है वो मिल जाएगा, तो फिर दोस्तों आप इसमें फ्री का वकील ही करें। और अगर आपने शुरुआत में 2-3 वकील बदल दिए हैं तो फिर आपको फ्री का वकील मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्योंकि फिर उसमें सरकार का तर्क ये रहता है कि आपने स्टार्टिंग में ही 2-3 वकील करे हुए थे, तो फिर हम आपको फ्री का वकील क्यों दें। इसलिए कोशिश ये करें कि स्टार्टिंग में ही आप फ्री का वकील कर लें। तो जिनके साथ ये समस्या है वो लीगल डिपार्टमेंट से एक वकील जो है मुफ्त का करें, ताकि उनका टाइम और पैसा दोनों बच सके। और आपका केस है तो आपको ही ज़्यादा ध्यान उस पर देना है। वकील के पास हज़ारों क्लाइंट हैं मगर आपके पास हज़ारों वकील नहीं हैं, इसलिए आपका जो मुकदमा है उस पर आप अपनी नज़र गड़ाए रखें। नहीं तो आखिरी में हम यही कहते हैं कि सर वकील ने धोखा दे दिया, वकील ऐसा था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो कोर्ट केसों की बात समस्या ये है कि उनमें एक बार स्टेज क्रॉस हो गई तो वापस लौट के नहीं आती, उसमें कोई सुधार भी आप नहीं कर सकते, और वही स्टेज आप पर भी भारी पड़ जाती है और उसी का परिणाम ये होता है कि पूरा केस आप हार जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसकी जानकारी में कोई डाउट वगैरह है छोटी मोटी तो